नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिताश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लर्न हिस्ट्री में। दोस्तों, आज फिर एक बार आपके सामने मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट टेस्ट पेश किया जा रहा है। आप अपना आकलन यहां से कर सकते हैं। आप पीजीटी दे रहे हो, जीआईसी दे रहे हो या यूजीसी नेट दे रहे हो, आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक बार इनको करने की कोशिश करो और उसके बाद अपना स्कोर सेंड करो, अपना ये आंसर मैच करो कि कितना स्कोर बन रहा है, कहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं बार 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 बार। तो एक बार आप दोस्तों इसको नोट करने की कोशिश करो, ठीक है, और अपना स्कोर चेक करो कि कितना अपना स्कोर बन रहा है। आपके एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं है। हर क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा बहुत सोचना ही पड़ेगा, डायरेक्ट आप आंसर नहीं लगा पाओगे जब तक आप नहीं सोचोगे, ठीक है भाई। तो इसी प्रकार से ये टेस्ट चल रहा है, 2-3 टेस्ट और हो गया आधुनिक भारत पे, फिर अपना जो क्लास जो कंटिन्यू हो रही है, लाइव क्लास भी, पेड क्लास, वो मेडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। जो कोई स्टूडेंट मेडिवल हिस्ट्री से अपना कोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है ना भाई। मेडिवल हिस्ट्री, उसके बाद फिर एंशिएंट, फिर मॉडर्न हो जाएगी, ठीक है भाई। अपना मॉडर्न यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन आपने आंसर किए। जो स्टूडेंट पहले से टेस्ट के लिए जुड़ रहे हैं और जो जुड़ना चाहते हैं, या आपके जो फ्रेंड्स हैं भाई, जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, उनको भी सेंड कर दिया करो, है ना। फिर एक कंपैरेटिवली एक स्कोर आपके सामने बन के आ जाएगा, ठीक है भाई। तो देखो अपने आंसर मैच कर लो भाई, है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किस पे भाई? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की जो स्थापना हुई थी, भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना हुई थी, इसके कथन जो है उस पर विचार करना है। ये कथन देख लो एक बार कौन कौन से है भाई। पहला कथन है कि इसकी स्थापना अध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू और सचिव के रूप में सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। आप में से ज़्यादातर बच्चे यही सोचते होंगे कि ये दोनों व्यक्ति ही इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से जुड़े हुए थे, ओनली एंड ओनली, और अध्यक्षता भी इन्होंने ही की होगी। नहीं, इसकी जो अध्यक्षता की थी, भारतीय स्वतंत्रता लीग की जो अध्यक्षता की थी, वो की थी दोस्तों श्रीनिवास अयंगर ने। किसने की थी? श्रीनिवास अयंगर ने की थी। ये दोनों व्यक्ति तो इसमें सचिव के रूप में कार्य किया था। इन दोनों ने इसमें सचिव के रूप में कार्य किया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने और इसने सुभाष चंद्र बोस ने। ये भारतीय स्वतंत्रता लीग क्यों स्थापित हुई थी, ये इसका मुख्य कारण मैंने आपको बताया था कि भाई जो नेहरू रिपोर्ट जो हुई थी, नेहरू रिपोर्ट जो आई थी 1929 में, उसमें डोमिनियन स्टेट की मांग की थी मोतीलाल नेहरू ने, है ना। पूर्ण स्वतंत्रता की, पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की। तो इसके खिलाफ में इन दोनों ने, क्योंकि ये दोनों भी नेहरू रिपोर्ट के सदस्य थे, इन दोनों ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कर दी, है ना, क्योंकि डोमिनियन स्टेट की मांग इन्होंने स्वीकार नहीं थी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखो भाई, पहला तो ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन है कि इसका गठन समाज की आर्थिक संरचना की समाजवादी दृष्टि के साथ पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया था। बिल्कुल सही बात है भाई, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है भाई। पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया, सामाजिक दृष्टि के साथ साथ, है ना, समाजवादी दृष्टि के साथ साथ भाई, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? श्रीनिवास अयंगर थे, है ना। और नेहरू जो रिपोर्ट आई थी 1929 में, उसमें कई सारे दलों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया था। उसमें सिख भी थे, उसमें दलित भी थे, उसमें हिंदू महासभा से भी थे, उसमें भाई अकाली से भी थे, उसमें ये क्या नाम है, कांग्रेस से भी थे। आपको सभी का पता होना चाहिए कि किस दलित ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, उदारवादी कौन था, है ना। पता हो तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा भाई, है ना, कि कौन कौन इसमें सदस्य शामिल थे नेहरू रिपोर्ट के अंदर। और आपको आज एक नई बात पता मिली कि श्रीनिवास अयंगर इसके अध्यक्ष थे। किसके? भारतीय स्वतंत्रता लीग के। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने सचिव के रूप में कार्य किया था। तो आंसर क्या हुआ दोस्तों? ओनली एंड ओनली 2, यानी कि 20 का राइट आंसर है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन। ये आपका जो क्वेश्चन है, ये कानून जो बने थे समाचार पत्र से संबंधित, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। कैसे भाई? सबसे पहले तो आप कानून देख लो कि कानून कब कब बने थे, शुरुआत कब हुई थी समाचार पत्र से संबंधित कानून बनने की, रोकथाम लगाने की। ये 1799 से वेलेजली के समय से शुरू हो गया था। किसके समय से? वेलेजली के समय से शुरू हो गया था, फ्रांसिसियों के भय के कारण, है ना। उस समय नेपोलियन का खतरा मंडरा रहा था, है ना। टीपू सुल्तान को तो
मार दिया था, लेकिन फ्रांसिसियो का भय अभी भी बचा हुआ था। तो अब इसने शुरू किया था। उसके बाद हम जॉन एडम्स के समय में देखते हैं लाइसेंसिंग रेगुलेशन, फिर हम मेंटकोप के समय में देखते हैं लिबरेशन ऑफ प्रेस एक्ट है ना, उसने वो बिल्कुल सबको समाप्त कर दिया था, प्रेस पर जो प्रतिबंध लगे हुए थे। इसी प्रकार से आगे कई सारे रेगुलेशन आए, लॉरेंस के समय में आया, लिटन के समय में आया, और फिर 1908 1910 में आया न्यूज़पेपर एक्ट, इंडियन प्रेस पेपर एक्ट आया, है ना, किसके, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में, और 1931 में आया था, किसके समय में, 1931 में इरविन के समय में। ठीक है भाई, ये कई सारे नियम विनियम कानून बने थे प्रेस से संबंधित। तो अब इन कानून जो बने थे, क्वेश्चन आपके सामने ये है कि कौन से कानून में किस चीज पर प्रतिबंध लगाया या क्या हटाया या किससे संबंधित था, ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपको मैच करना है। ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन था, पहला ऑप्शन था लाइसेंसिंग विनियम 1823, ये किसके समय में आया था? 1823 में कौन थे भाई कार्यवाहक गवर्नर जनरल बंगाल के, भारत के नहीं, बंगाल के कार्यवाहक गवर्नर जनरल कौन थे 1823 में? जॉन एडम्स। कौन थे भाई? जॉन एडम्स, जो एमस्ट से पहले आते हैं और लॉर्ड हेस्टिंग के बाद आते हैं। एमस्ट से पहले आते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग के बाद आते हैं। इसके समय में लाइसेंसिंग रेगुलेशन आता है, यहाँ से लाइसेंस रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके सामने देखो क्या लिखा है, राजद्रोही सामग्री का प्रकाशन करने पर देसी भाषा प्रेस की जब्ती। अरे भाई, ये तो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के समय में लगाया था, है ना, भारतीय भाषा संबंधित जो वो होते थे भाई, इनके जो इनके खिलाफ जो हम बात लिखते थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो पहला गलत है। दूसरा देखो, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878, लाइसेंस के बिना प्रेस का संचालन दंडनीय अपराध था। ना ना, लाइसेंस वाला तो एडम्स के समय में ही आ गया था भाई, एडम्स के समय में ही लाइसेंसिंग रेगुलेशन आ गया था, उल्टा कर दिया है ना एग्जामिनर ने। लाइसेंसिंग विनियम और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, ठीक है, दोनों के दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। लाइसेंस वाला एडम्स के समय में, और ये जो देसी भाषा की जब्ती जो थी, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। पहला और दूसरा दोनों गलत है। तीसरा देखो, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, सभी प्रकार के प्रकाशनों पर सख्त सेंसरशिप, बिल्कुल सेंसरशिप लगा दी थी कि भाई कोई भी जो पत्र का जो मुद्रण होता था, जो प्रकाशित होता था, उससे पहले इसको प्रकाशित होने से पहले इसको सेंसरशिप, जैसे कोई भी मूवी आती है उसको पहले सेंसरशिप में भेजा जाता है ना, वो देखी जाती है, उसके बाद ही वो आती है सिनेमाघरों में, है ना। ठीक है, तो तीसरा सही है। चौथा है समाचार पत्र जो इमरजेंसी वाला 1931, इसके सामने तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, ये गलती हो गया, ऑप्शन है ना इसका। तो आप इसका आंसर ओनली एंड ओनली अभी तो थर्ड लगा सकते थे, यानी कि थर्ड ऑप्शन ठीक था। तो थर्ड, कोई भी ऑप्शन सेट नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर, इसका स्कोर आप सभी को मिलेगा, लेकिन आप इसका आंसर जो लगाओगे ओनली एंड ओनली थर्ड। ठीक है भाई, तो ये समाचार पत्र से संबंधित हम हर वो टाइप्स मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों कर रहे हैं जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। निश्चित ही आपको इससे फ़ायदा मिलेगा, आप आजमा के देख लीजिए, है ना। ये जो सीरीज जो चल रही है टेस्ट की, ये टेस्ट बहुत अच्छे है दोस्तों। आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, आपको पहले बता भी दिया जाएगा भाई आज इस टॉपिक पर टेस्ट होगा, तो अच्छे से आप इसको प्रिपेयर भी कर लोगे इसी बहाने से, है ना, कि ये टेस्ट होने वाला है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, थर्ड, निजामुल मुल्क यानी कि हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद रियासत, भारतीय क्षेत्रों का जो उदय होता है, भारतीय राज्यों का उदय होता है, निजामुल मुल्क के संदर्भ में कथनों पर विचार करो। पहला, हैदराबाद रियासत की स्थापना की, बिल्कुल की, हैदराबाद रियासत की स्थापना निजामुल मुल्क या चिनक्लिज खान ने की थी। किसके समय में भाई? किसके समय में की थी? कौन था उस समय मुगल शासक? रोशन अख्तर। कौन था भाई? रोशन अख्तर, यानी जिसको हम बोलते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। उसके समय में हैदराबाद रियासत की स्थापना हुई थी, और भी कई सारे राज्यों की स्थापना यहाँ पे हुई थी। तो उसने दिल्ली के मुगल सम्राट से खुले तौर पर स्वतंत्रता की घोषणा की? नहीं भाई, खुले तौर पर नहीं की, हालांकि उसने स्वतंत्रता अपने आप को उसने प्राप्त रखी, मतलब कि वो खुला, ये अगर आप इस टाइप से क्वेश्चन आएगी, खुले तौर पर स्वतंत्रता प्राप्त की, नहीं, खुले तौर पर नहीं की, है ना। ठीक है, उसके अधीन रहता था, लेकिन अपने आप को स्वतंत्र समझता था। ठीक है, उसके अधीन रहता था मुगल शासक के, है ना। ठीक है भाई, खुले तौर पर स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की। तीसरा, उसने दिल्ली पर नादिर शाह के आक्रमण का सक्रिय समर्थन किया था? नहीं, नादिर शाह के खिलाफ तो डट के लड़ा था ये, अंग्रेज मुगल सेना के को लेकर नादिर शाह के खिलाफ डट के लड़ा था। कौन?
निजामुल मुल्क है ना, उसका समर्थन थोड़ा किया था इसने नादिर शाह का 1739 में, जब नादिर शाह आता है। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है, तीसरा ऑप्शन भी गलत है। ओनली एंड ओनली कौन सा सही है? फर्स्ट। क्या सही है? ए ऑप्शन इसका ठीक है भाई। फोर्थ क्वेश्चन देखो, ब्रिटिश भारत के संदर्भ में कुशल आक्रमणता की नीति किससे संबंधित थी? कुशल आक्रमणता की नीति, दो नीति थी भाई, एक थी अग्रगामी नीति, दूसरी थी कुशल आक्रमणता की नीति। पहली थी अग्रगामी नीति, यानी कि फॉरवर्ड पॉलिसी जिसको बोलते हैं। भाई नीति जो थी ये किससे संबंधित थी? नीति अफगानों से संबंधित थी। अंग्रेज और अफगानों के जो युद्ध हुए, 3 युद्ध होते हैं अंग्रेजों के और अफगानों के। पहली बात तो आप उन 3 युद्धों का पता होना चाहिए, वे 3 युद्ध कब कब हुए भाई। पहला युद्ध होता है ओकलैंड के समय में। अब ओकलैंड का पता होना चाहिए, ओकलैंड किस समय में था? भारत का गवर्नर जनरल 1836 से 1842 के बीच में, ठीक है भाई। दूसरा जो अफगानिस्तान के साथ जो युद्ध होता है वो होता है लिटन के समय में, यानी कि अब लिटन का बताओ किस समय आता है? लिटन वायसराय 1876 से 80 के बीच में, तो उस समय में दूसरा अफगानिस्तान युद्ध हुआ। तीसरा जो युद्ध होता है वो 1919-1920 में होता है, यानी कि चैम्सफोर्ड के समय होता है। तो 3 युद्ध बताए, 3 गवर्नर जनरल वायसराय बता दी भाई, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको ये पता लग गई, ठीक है भाई। अब आप देखो ये दो नीति क्या थी, अग्रगामी नीति क्या थी और कुशल आक्रमणता की नीति क्या थी। तो आप एक बार नीति भी समझ लो यहाँ पे, है ना। अग्रगामी नीति ये थी, पहले युद्ध में आप अंग्रेजों ने अपनाई थी कि भाई हम दोस्त बन के या कैसे भी करके इनसे साथ संधि करें, मित्रता स्थापित करें अफगानों के साथ, और उनके बाद स्थापित करने के बाद, मित्रता स्थापित करने के बाद इनकी जो विदेश नीति है वो अपने हाथ में ले ले। इनकी जो विदेश नीति है उसको अपने कंट्रोल में कर ले। क्यों कंट्रोल में कर ले? क्यों, क्या आप जरूरत पड़ रही थी? जरूरत ये पड़ रही थी कि उस समय इनको अंग्रेजों को रूसी, है ना, रूसी सेना का भय था, रूस से आक्रमण का भय था। उसमें अफगान बीच में आते थे, बोलते थे कि अपने राज्य में, मतलब भारत में आने से पहले ही उनको अफगानिस्तान में रोक लिया जाए, अफगानिस्तान पर कंट्रोल किया जाए, है ना। क्योंकि रूसी जो थे वो ईरान के रास्ते से, फारस के रास्ते से इधर अपना योजना बना रहे थे, ठीक है। इनके भय से इन्हें अग्रगामी नीति की घोषणा की। तो भाई ये था इसका अग्रगामी नीति वाला, है ना। ये किसने अपनाई? ऑकलैंड ने अपनाई, ठीक है। इसके बाद इन्होंने सोचा उस समय में, अच्छा इन्होंने उस समय में वहाँ का एक वो भी चल रहा था, त्रिगुट भी बना था, शाह शुजा के नेतृत्व में, रणजीत सिंह के नेतृत्व में, और तीसरा किसके? ऑकलैंड के नेतृत्व में। शाह शुजा, रणजीत सिंह और ऑकलैंड के नेतृत्व में वहाँ के जो अफगान शासक था उसको हटाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा था, ठीक है भाई। अब आगे जो दूसरी जो नीति चलती है कुशल आक्रमणता की नीति, सर जॉन लॉरेंस के समय से चलती है, 1866-67, यानी उसका कार्यकाल। और लॉरेंस के बाद मेयो, मेयो के बाद नॉर्थबुक, नॉर्थबुक तक ये नीति चलती है, कुशल आक्रमणता की नीति। इसके बाद लिटन आता है, दोबारा फिर अग्रगामी नीति अपना लेता है, यानी कि फॉरवर्ड पॉलिसी अपना लेता है, और उनको युद्ध में पराजित भी करता है। लास्ट युद्ध 1919-21 तक, ये 1919 में हुआ था, ठीक है भाई, अफगानों से संबंधित। तो आपसे कुशल आक्रमणता की नीति क्वेश्चन ये डायरेक्ट आपसे पूछ लिया गया था, ये था अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के सिद्धांत से। अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के सिद्धांत से संबंधित ये था, ठीक है भाई। यानी कि फोर्थ का बी राइट आंसर है भाई। फिफ्थ क्वेश्चन देख लो एक बार, ये आ गया आपका भाई, आंगल मैसूर युद्ध, यानी कि टीपू सुल्तान से संबंधित। मैसूर में 2 व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं, नाम 2 है लेकिन काम बहुत ज़्यादा है इनके, फैक्ट बहुत ज़्यादा है भाई। हैदर अली और टीपू सुल्तान, हैदर अली और टीपू सुल्तान, यानी कि पिता और बेटा दोनों, है ना। टीपू सुल्तान ने मैसूर में कृषि के आधुनिकीकरण और संवर्धन में अत्यधिक योगदान दिया था। इस संदर्भ में कृषि के संवर्धन के निम्नलिखित में से कौन से टीपू सुल्तान द्वारा किए गए सुधार थे? सुधार देखो भाई टीपू सुल्तान द्वारा, एक बार ऑप्शन पढ़ लो। उसने बिचौलियों को हतोत्साहित करके सरकार और कृषक के बीच सीधा संबंध स्थापित करने का प्रयास किया, बिल्कुल सही बात है, बिचौलियों को हतोत्साहित करके। आप ये बात कब की कर रहे हैं? टीपू सुल्तान कब की बात कर रहे हैं भाई? ये 1793 की बात कर रहे हैं, 1793। और आपने पता था बिचौलिया कौन था उस समय में? कृषक, किसानों के बीच में और सरकार के बीच में, किसानों के बीच में और सरकार के बीच में जमींदार बिचौलिया था। कौन था? स्थायी बंदोबस्त में, इस्तेमारी बंदोबस्त में, माल गुजारी व्यवस्था में, कौन था बिचौलिया? जमींदार, जो कि 11% पे काम कर रहा था। 11% जमींदारों का, 89% अंग्रेजों का, यानी कि 1/11 पर काम कर रहा था जमींदार। बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारी मिचाई हुई थी, है ना।
भ्रष्टाचारी का मतलब है बहुत ज़्यादा वहाँ उनसे किसानों से हड़पता था बिचौलिया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ठीक है भाई, इसने हतोत्साहित किया बिचौलियों को, सरकार और कृषक के बीच में सीधा संबंध स्थापित करने का प्रयास किया टीपू सुल्तान ने। ये इसकी भू राजस्व व्यवस्था में हम पढ़ेंगे, पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा भाई कि भूमि की उर्वरता और सिंचाई सुविधा की उपलब्धता के आधार पर राज्य की भू राजस्व मांग अपरिवर्तनीय थी। भूमि की उर्वरता और सिंचाई सुविधा की उपलब्धता के आधार पर राज्य की भू राजस्व मांग परिवर्तनीय, ठीक है भाई, ये भी ऑप्शन टीपू सुल्तान से संबंधित। थर्ड ऑप्शन देखिए भाई, कृषि के लिए उपयुक्त है भूमि को आकृष्ट छोड़ दिए जाने पर दंडात्मक कर आरोपित किया गया। कृषि के लिए उपयुक्त भूमि को आकृष्ट या खाली छोड़ देने के कारण दंडात्मक कर आरोपित किया गया था, सारी की सारी भूमि को घेर लिया गया था उसको कृषि योग्य बनाने के लिए। ठीक है, तीनों के तीनों टीपू सुल्तान से संबंधित कथन सही है भाई, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी। आपको पता है टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कितनी संधि की थी? अगर आपको पता है टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कितनी संधि की थी और कौन कौन सी संधि की थी, तो आप कमेंट में छोड़ के, मतलब कमेंट में अपना आंसर बताओ। ठीक है भाई, हैदर अली ने नहीं, टीपू सुल्तान ने पूछा है। हैदर अली ने नहीं, टीपू सुल्तान ने पूछा है कितनी संधि की है अंग्रेजों के साथ। ठीक है, और कौन कौन सी संधि की है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने कई एक, आप पढ़ो क्वेश्चन को पहले। उसने कई दायित्व रहित पदों को समाप्त करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए और कई श्रेणियों के सिविल सेवकों का वेतन और भत्ता कम कर दिया। ठीक है, न्यायिक विभाग में उसने प्रांतीय अपीलीय न्यायालयों को समाप्त कर दिया। लोगों के कल्याण के लिए उसने जो सर्वाधिक सराहनीय कदम उठाया था वह था ठगों का दमन। उसने भारतीय रियासतों के साथ हस्तक्षेप को अनाक्रमण की नीति अपनाई। आपको अगर इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट के अंदर से कुछ भी नहीं आता तो आप एक पॉइंट तो आप पकड़ ही लोगे, ठगों का दमन या ठगी, जो ठगी प्रथा जो चल रही थी उसका अंत किसने किया था। पूरा अगर आपको नहीं आता कि भाई किसने दायित्व रहित पदों को समाप्त करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए, श्रेणियों को सिविल सेवकों का वेतन भत्ता कम कर दिया, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, एक पॉइंट पकड़ सकते हैं। ठगी का दमन किसने किया था भाई? सती प्रथा का समाप्त। सती प्रथा को समाप्त किसने किया था? विलियम बेंटिक ने। किसने किया था भाई? विलियम बेंटिक ने। और ठगी का दमन इसने ही तो किया था, कर्नल सलीमन के द्वारा। कर्नल सलीमन के द्वारा ठगी का दमन विलियम बेंटिक ने। ठीक है, अच्छा अगर आपसे ये एक क्वेश्चन मैं यही दे देता यहीं पे कि भाई लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड एमहर्स्ट और लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन चारों को ऑर्डर से लगाइए। आ सकता है क्वेश्चन, पता भी होना चाहिए। आ सकता है दोस्तों क्वेश्चन, पता भी होना चाहिए आपको इनके गवर्नर जनरल और वाइस राय का एक ऑर्डर कि कैसे इनका ऑर्डर था। रॉबर्ट 18 उनकी क्रांति में क्लाइव आता है, क्लाइव के बाद फिर होलवेल आता है स्थापन, फिर उसके बाद वेरलेस्ट आता है, फिर क्लाइव आता है दोबारा, फिर कर्टिया वो क्लाइव के बाद दोबारा आता है ये सॉरी इसके सॉरी सॉरी दोबारा से एक बार भाई, क्लाइव आता है, क्लाइव के बाद होलवेल आता है, होलवेल के बाद वेंसीटार्ट आता है जो बक्सर के युद्ध के समय था, और वेंसीटार्ट के बाद आता है क्लाइव दोबारा फिर से 1765-67 के बीच में ना, और क्लाइव के बाद आता है वेरलेस्ट, और उसके बाद आता है कर्टियर, फिर वारन हेस्टिंग। वारन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर था पहले, फिर गवर्नर जनरल बना दिया। अब 85 तक रहता है। कब तक रहता है? 85 तक। एक साल के लिए फिर मैकफर्सन आता है, सर जॉन मैकफर्सन, एक साल के लिए, ओनली एंड ओनली एक साल के लिए। उसके बाद आता है कॉर्नवालिस साहब 1786 में, 93 तक रहते हैं। उसके बाद आता है सर जॉन शोर, और सर जॉन शोर के बाद 1798 में आता है वेलेजली। कौन आता है भाई? वेलेजली। और वेलेजली के बाद 1805 में आता है दोबारा से कॉर्नवालिस। कौन आता है? कॉर्नवालिस। दोबारा से यहीं पे मृत्यु हो जाती है, गाजीपुर में उसकी समाधि है। ठीक है भाई, और 1805 में आता है दोबारा से, और सॉरी 1805 में आता है सर जॉर्ज बारलो। कौन आता है भाई? सर जॉर्ज बारलो आता है। फिर ना बारलो के बाद 2 साल बाद आता है कौन? 1807 में मिंटो प्रथम। देखो 1807 में मिंटो प्रथम आता है, 1907 में मिंटो द्वितीय रहता है। ठीक है, ध्यान रखना, 1807 में मिंटो प्रथम, 1907 में मिंटो द्वितीय। ठीक है भाई, तो इसके बाद 1813 तक रहता है। उसके बाद कौन आता है? बहुत इंपॉर्टेंट, वारन हेस्टिंग का भाई, भाई नहीं मतलब लॉर्ड हेस्टिंग आता है। कौन आता है? लॉर्ड हेस्टिंग, जिसने नेपाल के साथ संधियां की, पिंडारियों का दमन किया, पेशवाई पद को समाप्त किया मराठों के साथ, अंतिम पेशवा संधि की, लॉर्ड हेस्टिंग है ना। 1823 तक रहता है। इसके बाद कार्यवाहक आता है एडम्स। एडम्स कुछ महीनों के लिए रहता है ना। उसके बाद 23 में ये आ जाता है एमस्ट। कौन आता है भाई? एमस्ट आ जाता है। ठीक है, और एमस्ट के बाद 28 में आता है बेंटिक, और बेंटिक के बाद आता है स्थापन, वो आता है आपका ये, कौन आता है भाई 1835 में? 1835 में आपका आता है कुछ समय के लिए
मेंटकोप, चार्ल्स मेंटकोप, है ना। और उसके बाद आता है ओकलैंड 1836 में 42 तक, और 42 के बाद आता है एलन बैरो, एलन बैरो के बाद आता है लॉर्ड हार्डिंग, और फिर डलहौजी और केनिंग। ठीक है, ये वायसराय से पहले का क्रम है दोस्तों। और ये तो चारों पहले, इसमें आपको अगर क्रम लगाने के लिए मैं बोलूँ तो कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग, और ये एमस्ट और विलियम बेंटिक, लग गया क्रम। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे कोई भी गवर्नर जनरल वायसराय का कोई भी ऑर्डर पूछे तो आप लगा देना दोस्तों, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये याद कर लो, गवर्नर जनरल और वायसराय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो नामक एक समाचार रेडियो सेवा आरंभ की थी, कहाँ की थी सुभाष चंद्र बोस ने भाई साहब, ध्यान से पढ़ो भाई। अस्थायी सरकार नहीं पूछ रहा है कहाँ की थी, अस्थायी सरकार सोच के कभी आप लगा दो, सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ये सोच पूछ रहा है आज़ाद हिंद रेडियो नामक एक समाचार, एक प्रचार रेडियो कहाँ से की थी, जर्मनी से की थी भाई। कहाँ से की थी, जर्मनी से की थी सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ से की थी भाई, जर्मनी से की थी। ठीक है, अच्छा, कांग्रेस के भीतर सुभाष चंद्र बोस ने कौन से संगठन की स्थापना की थी, कांग्रेस के भीतर, बाहर नहीं, कांग्रेस के अंदर रह गई, फॉरवर्ड दल की। कौन सी भाई, फॉरवर्ड दल की, है ना। कौन कौन से 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने, हरिपुरा और त्रिपुरी, हरिपुरा और त्रिपुरी। अच्छा भाई, हरिपुरा कहाँ पे है, गुजरात में, त्रिपुरी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, जबलपुर में। त्रिपुरी अधिवेशन में ये तो गड़बड़ हुई थी वो कि पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी अध्यक्ष बनाना चाहते थे, फिर पट्टाभी सीतारामैया भी नहीं बने ना, इसने अपना त्याग पत्र दे दिया सुभाष चंद्र बोस जी ने। अध्यक्ष कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन बने थे भाई, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, आज़ाद हिंद रेडियो नामक एक प्रचार रेडियो कहाँ से शुरू की थी, जर्मनी से भाई। ठीक है, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, अंग्रेजों के निम्नलिखित कार्यों में से किसने भारतीयों के बीच असंतोष में योगदान दिया जिसके कारण 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ, जिसके कारण से 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ। पहला ऑप्शन देखो, व्यपगत का सिद्धांत, दूसरा है सिपाहियों को अतिरिक्त विदेशी सेवा भत्ते के भुगतान से इनकार, तीसरा अंग्रेजों द्वारा बंगाल के नील विद्रोह का क्रूर दमन। ठीक है भाई, बताओ कौन सा कारण दिए गए 1857 की क्रांति के कारण। बहुत सारे कारण थे भाई, धार्मिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, है ना, और आर्थिक भी कारण थे, बहुत सारे कारण थे। तो पहला कारण है व्यपगत का सिद्धांत। व्यपगत का सिद्धांत मतलब कि क्या समझे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वेलेस्ली ने काम जो अधूरा किया था सहायक संधि प्रणाली अपना के हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसलों के साथ डलहौजी ने पूरा कर दिया भाई, अब हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ इन्होंने बोला भाई उत्तराधिकार जो इसको मतलब गोद लेने की प्रथा को निषेध कर दिया इन्होंने, है ना, गोद लेने वाली प्रथा नहीं चलेगी, जिसका राजा का जो बेटा होगा वही शासक बन सकता है ना। ठीक है, उत्तराधिकार वही बन सकता है उसका। सबसे पहले सतारा के साथ, फिर जैतपुर के साथ, फिर संबलपुर, उदयपुर, बघाट, है ना, फिर ये झांसी, नागपुर, और फिर कुशासन के आधार पर अवध को भी कर लिया था। ठीक है, व्यपगत का सिद्धांत, तो ये तो 1857 की क्रांति का मुख्य कारण बना भाई, बहुत मुख्य कारण था। ठीक है, व्यपगत का सिद्धांत। तो दूसरा ऑप्शन देखो, सिपाहियों को अतिरिक्त विदेशी सेवा भत्ते के भुगतान से इनकार, बिल्कुल गलत, ये कोई कारण नहीं था। ठीक है, जो आप तात्कालिक कारण में लगा सकते हैं सिपाहियों से संबंधित वो था चर्बी लगे कारतूस। कौन सा था, चर्बी लगे कारतूस, जो हिंदू और मुसलमानों दोनों की भावनाओं को भड़का रहा था, गाय और सुअर की चर्बी के कारण। ठीक है, दूसरा ऑप्शन गलत। तीसरा, अंग्रेज द्वारा बंगाल के नील विद्रोह का क्रूर दमन। नील विद्रोह तो भाई 1857 की क्रांति के बाद हुआ था, कारण तो नहीं बन सकता है, ये तो 1859 में हुआ था। नील विद्रोह 1859 में हुआ था ना बंगाल के अंदर। ठीक है भाई, ये तो दूसरा तीसरा तो कोई कारण ही नहीं बना 1857 की क्रांति का, तो पहला कारण है, ओनली एंड ओनली फर्स्ट इसका आंसर है ए। आपसे पूछे कि और क्या कारण हो सकते हैं तो आप बता सकते हैं बहुत सारे कारण। बक्सर के युद्ध से समय हो जाते, बक्सर के युद्ध के समय से कारण शुरू हो जाते हैं। उसमें भी कुछ सेना जो थी वो इनकी जो ब्रिटिश सेना थी जो भारतीयों की, वो इधर आ गई थी मुगल शासकों की तरफ। ठीक है, उधर आपके बाद वेल्लोर का विद्रोह में बता सकते हैं आप, धार्मिक कारण, माथे पर तिलक लगाने से संबंधित। ठीक है भाई, ये कारण था। और आपसे कारण पूछे, कारण तो आपके चले ही आ रहे थे। 1813 में इनका जो वो आया था संवैधानिक सुधार जो आया था वो कारण था। भारतीयों के मामले में हस्तक्षेप था, है ना, ये जो भारतीयों के इन्होंने अपने सुधार किए, सती प्रथा, दास प्रथा, गुलामी प्रथा, है ना, विधवा पुनर्विवाह, ये इनके हस्तक्षेप को मानते थे भारतीय, भाई हमारे उसमें धर्म में हस्तक्षेप कर रही है, ये कारण था। बहुत सारे कारण थे भाई, है ना। तो आप जो दिए गए ऑप्शन उन पर काम करो, पहला ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट
आपका आते हैं क्वेश्चन संधियों से। संधि किसके साथ? जो भारत के पड़ोसी देश थे, पड़ोसी जो राज्य थे उनके साथ संधि। पड़ोसी मतलब कि अफगानिस्तान, बर्मा और ये भूटान और तिब्बत, है ना, सिंध, इनके साथ संधि जो होती है। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, पहली संधि ल्हासा की संधि, तो नाम ही कहाँ का लग रहा है, भूटान का? नहीं, ल्हासा की जो संधि हुई थी वो ये हुई थी आपकी करजन के समय में तिब्बत के साथ। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, ए तो 1 तो गलत है भाई। दूसरी है सगोली की संधि, ये तो भाई नेपाल के साथ हुई थी। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में पहला युद्ध लड़ा गया था 1814 और 16 के बीच में, तो नेपाल के साथ संधि हुई थी, सुगोली की संधि, एकमात्र युद्ध लड़ा गया था नेपाल के साथ। ठीक है भाई, तो दूसरा सही है। यांडबू की संधि, अरे मैंने बताया था 3 बर्मा युद्ध लड़े गए थे, 3 बर्मा युद्ध लड़े गए थे। पहला बर्मा युद्ध किसके समय में? एमस्ट के समय में 1824-26 में। दूसरा बर्मा युद्ध डलहौजी के समय में 1852-53 में। और तीसरा बर्मा युद्ध डफरिन के समय में। किसके समय में? डफरिन के समय में, है ना। तो पहले बर्मा युद्ध के बाद ही एक संधि हुई थी, उसको हम बोलते हैं यांडबू की संधि। किसके साथ? बर्मा के साथ हुई थी, तिब्बत के साथ नहीं हुई थी, तो तीसरा भी गलत। चौथा देखो, गंडमक की संधि। गंडमक की संधि, ये बताओ भाई, अफगानों के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी भाई? गंडमक की संधि अफगानों के साथ हुई थी। कब हुई थी भाई? कब हुई थी गंडमक की संधि अफगानों के साथ? कमेंट बॉक्स में छोड़ दो एक बार। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन सा सही है? दूसरा और चौथा ठीक है, दूसरा और चौथा ठीक है ना, सेकंड और फोर्थ, यानी कि बी ऑप्शन ठीक है। 10th क्वेश्चन देख लो भाई। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उनको ऑर्डर से लगाओ। पानी दियो, उनको ऑर्डर से लगा दो। ठीक है भाई, ऑर्डर क्या था भाई? पहला है महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि धारण की। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि धारण की। सिविल सेवाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु को घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। सेकंड, थर्ड, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। बता दो भाई, पता है आपको इनके ऑर्डर का? कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1857 में। कब हुई थी भाई? 1857 में, चार्ल्स वुड के डिस्पैच के बाद। चार्ल्स वुड के डिस्पैच के बाद 1857 की जो ये 1857 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है भाई। तीन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी चार्ल्स वुड डिस्पैच के बाद, जिसको हम भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, जिसमें 100 अनुच्छेद थे, बहुत सारी नीतियों पर काम किया था। ठीक है, और ये 3 विश्वविद्यालय स्थापित होते 1857 में पहला। ये तीसरा ऑप्शन सबसे पहला आएगा। क्यों? अब दूसरा देखो आप, सिविल सेवाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु को घटाकर 19 वर्ष कब किया गया था? लिटन के समय में किया गया था। पहले जो आयु थी वो थी 23 वर्ष, और लिटन के समय तक आते 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 19 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है भाई। पहले कौन बने थे भाई सिविल सेवा में भारतीय? सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन बने थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि कब धारण की थी? 1876 में। कब? 1876 में। ठीक है भाई, तो 3-1-2, 3-1-2 कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका? डी ऑप्शन बन रहा है भाई। ठीक है भाई। भारतीय पूंजीपतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन कौन से पूंजीपति? पहला ऑप्शन है भाई कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय पूंजीपतियों का विकास मुख्य रूप से विदेशी पूंजी पर निर्भर था। नहीं भाई, स्वतंत्र पूंजी पर निर्भर था, विदेशी पूंजी पर निर्भर नहीं था इनका विकास। ठीक है, भारतीय पूंजीपतियों का। दूसरा, लोकप्रिय वामपंथी आंदोलन से भयभीत होकर पूंजीवादी वर्ग ने अपने दीर्घकालीन वर्गीय हितों के लिए साम्राज्यवाद के साथ गठबंधन किया। नहीं, साम्राज्यवाद के साथ तो कोई गठबंधन इन्होंने किया ही नहीं। पूंजीवादियों ने बॉम्बे प्लान भी इसके अंतर्गत आता है। बॉम्बे प्लान के बारे में जानते हैं आप लोग? बॉम्बे प्लान अगर जानते हैं तो बताओ, बॉम्बे प्लान के सदस्य कौन कौन थे? जो बॉम्बे प्लान हुआ था, हस्ताक्षर हुए थे उसमें। ठीक है, तो दोनों के दोनों ऑप्शन गलत है भाई। साम्राज्यवाद के साथ गठबंधन नहीं किया, ये विदेशी पूंजी पर निर्भर नहीं थे भारतीय पूंजीवादी, तो दोनों ऑप्शन गलत है, तो डी राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के स्थायी बंदोबस्त के प्रचलन के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे? स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, हमेशा क्वेश्चन बनता है दोस्तों। नेट हो, पीजीटी हो, जीआईसी हो, टीजीटी हो, डीएसएसबी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन बनते हैं इन पर। तो देख लो, राज्य के लिए निश्चित आय, स्थिर आय सुनिश्चित करना, बिल्कुल। जमींदारी व्यवस्था यहाँ से शुरू हो गई थी, एक फिक्स्ड आय यहाँ पे मिलने लगी थी। 1/11 मैंने बताया था, 10 भाग अंग्रेजों का था, 1
इनका था जमींदारों का तो फिक्स्ड आय इनकी स्थापित यहाँ पे हो गई थी। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो आपका यहाँ से दूसरा यानी कि बी ऑप्शन कट गया जिसमें पहला नहीं है। आपको जो क्वेश्चन आपको करने हैं एलिमिनेशन मेथड से करने हैं। किससे करने हैं? एलिमिनेशन मेथड से। क्वेश्चन को एलिमिनेट करना आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, दूसरा देखो, भ्रष्टाचार और आवधिक मूल्यांकन के प्रति सरकारी खर्चे को कम करना। ठीक है, देखो जब कारण वाली से आता है भू राजस्व व्यवस्था, उस समय पूरी भ्रष्टाचारी मची हुई थी। कैसी भ्रष्टाचारी? हम द्वैध शासन से ही देखते हैं बंगाल के समय में, जब 1765-72 तक जो चलती है, क्लाइव जो स्टार्ट करते हैं द्वैध शासन, पूरी घूसखोरी थी, पूरी सरकारी जो अधिकारी थे पूरी घूसखोरी मिचा रहे थे, है ना, कंपनी के जो अधिकारी थे। उसके बाद वारन हेस्टिंग आते हैं, पहले पंचवर्षीय योजना चलाते हैं, भू राजस्व से संबंधित नीलाम कर देते हैं, लेकिन वहाँ भी कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचारी या अत्यधिक वहाँ पे शिकंजा कसा जा रहा था। फिर एक जो सालाना व्यवस्था वो स्थापित करते हैं 77 के अंतर्गत, उसमें भी यही घटना थी। जब कार्नवालिस आते हैं वो देखते हैं, इसके प्रति काम करते हैं। तो भ्रष्टाचार और आवधिक मूल्यांकन के प्रति सरकारी खर्चे को कम करना, ये भी एक इसकी मुख्य घटना थी। ठीक है भाई। थर्ड, खेती का विस्तार करना और कृषि उद्यम को प्रोत्साहित करना। सही बात है भाई, खेती का विस्तार करना। तो जब जमींदारों को लगने लगा कि भाई आपका 11% है, आपका एक पार्ट है 1/11 है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बंजर भूमि थी उनको भी काम खेती के लिए उपजाऊ बनाया गया, योग्य बनाया गया। ठीक है, तीसरा भी सही है। किसानों के भू स्वामित्व को मान्यता देना और उनका संरक्षण करना। भू स्वामित्व, किसानों का भू स्वामित्व तो भाई उसमें आई थी है ना, रेतवाड़ी में आई थी है ना, किसानों का इनका डायरेक्ट जो मामला हुआ था रेतवाड़ी के अंदर। तो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये ऑप्शन ठीक है भाई, चौथा गलत है, सी ऑप्शन ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका 1946 के शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, शाही भारतीय नौसेना विद्रोह से संबंधित। पहला है, यह कलकत्ता पत्तन पर तलवार पर नौसेना के नाविकों के हड़ताल पर जाने के कारण आरंभ हुआ था। ये है IRHS है ना, ऐसा कुछ ये उसका नाम है, जहाज का नाम है ना, ये जो तलवार से पहले जहाज का नाम है। ठीक है, नौसेना के नाविकों के हड़ताल पर जाने के कारण आरंभ हुआ भाई। ये कलकत्ता पत्तन पर नहीं हुआ था, ये बम्बई पत्तन पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बम्बई पत्तन पे। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, शाही भारतीय नौसेना के विद्रोह का बाद में विभिन्न स्थानों पर रॉयल इंडियन एयरफोर्स के हड़तालों द्वारा समर्थन किया गया। किसके द्वारा समर्थन किया गया? बिल्कुल सही बात है, नौसेना के अलावा एयरफोर्स और जो अन्य सेना थी, मैरीन अलग थी, उन्होंने भी इसका समर्थन किया था। तीसरा, शाही भारतीय नौसेना के विद्रोह की प्रतिक्रिया स्वरूप कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। नहीं, ये इसका कोई ऑथेंटिक बात नहीं है कि भाई इनकी प्रतिक्रिया स्वरूप कैबिनेट मिशन भारत भेजा था। कैबिनेट मिशन की तो अपनी अलग ही घटना चल रही थी है ना, उसमें नौसैनिक विद्रोह वाला कोई मुख्य कारण नहीं है। तो पहला और तीसरा तो गलत है भाई, तो ओनली एंड ओनली टू इसका राइट आंसर, यानी बी इसका राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट 14, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन के पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव का समर्थन किया था? लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, पूर्ण स्वराज। आप जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस तो भाई पूर्ण स्वराज पे अड़े हुए थे, डोमिनियन की मांग को खारिज कर दिया था, मोतीलाल नेहरू की पिता की मांग को, है ना। सत्यमूर्ति भी इनके साथ थे, और गांधी जी चाहते थे भाई जो मिल रहा है ले लो, डोमिनियन स्टेट मिल रहा है तो ले लो डोमिनियन स्टेट को। पूर्ण स्वराज की बात गांधी जी नहीं कर रहे थे, है ना, पूर्ण स्वराज की बात गांधी जी नहीं कर रहे थे। उस समय राजनीति में भी इनएक्टिव थे गांधी जी, है ना। आपने देखा हो जेल से आने के बाद 24 में छूटने के बाद कई साल तक राजनीति से भी इनएक्टिव रहे, और जब सविनय ज्ञान आंदोलन में बाद में इन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी। ठीक है, जानते हैं आप लोग। तो गांधी जी तो इससे संबंधित नहीं थे, तो 4 ऑप्शन तो नहीं है, पहला दूसरा तीसरा है। आपको देखो पता है कि गांधी जी नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन आपने काट दिया, चौथा ऑप्शन भी आपने काट दिया, बचे आपका पहला और दूसरा। तो दूसरे ऑप्शन में देखो आपको जवाहरलाल नेहरू ही नहीं है, और जवाहरलाल नेहरू का तो मुख्य रोल था 1928-29 में, तो आप दूसरा तो अपने आप हटा दोगे। जब दूसरा हट जाएगा तो पहला बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा? पहला बचेगा। और सत्यमूर्ति अगर आपको नहीं भी पता है तो तब भी आप कर दोगे ऑप्शन से। अगर आपको नहीं भी पता है तो पता है कि गांधी जी नहीं थे, गांधी जी नहीं तो चौथा हट गया, उसके बाद तीसरा आना ही आना है कंपलसरी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन होम रूल सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में किया था। ये इंडियन होम रूल सोसाइटी और जो बाद में होम रूल लीग बनती है अलग थी दोनों। ये 1905 में हुई थी इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना, और होम रूल लीग जो बनी थी वो 1916 में बनी थी, है ना, एनी बेसेंट और इसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, है ना।
तो पहला गठन पहला सही है, श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने लंदन में किया था इसका गठन, ठीक है। दूसरा, इसने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए साप्ताहिक बैठकें आयोजित की। हाँ, संडे में अपनी बैठकें आयोजित करते थे। कौन? श्यामजी कृष्ण वर्मा। लंदन में छात्रों के लिए वहाँ छात्रावास भी खोला, हॉस्टल भी खोला। तीसरा, इसका गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति के एक सहयोगी संगठन के रूप में किया गया। भाई इसका तो प्रतिद्वंदी थी कांग्रेस की, तो ये प्रतिद्वंदी के रूप में कार्य कर रही थी, सहयोग संगठन के रूप में कहाँ कार्य किया? तो तीसरा तो गलत है ना, तीसरा तो गलत है भाई, पहला दूसरा ठीक है, पहला और दूसरा, यानी कि सी ऑप्शन ठीक है इसका। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट आ गया आपका सर कोलिन स्कॉट मोनक्रीफ आयोग की नियुक्त किया गया था। सर कोलिन स्कॉट मोनक्रीफ आयोग, तो ये भाई जो ज़्यादातर जो आयोग बने थे, जो सुधार हुए थे करजन के समय में, कई सारे आयोग बने थे, अकाल आयोग, सिंचाई आयोग, दे दो थोड़ा, तो कई सारे आयोग बने थे। और ये आपका पूछा है सरकालीन स्कॉट मोनक्रीफ, तो ये जो आयोग बना था, ये बना था सिंचाई से संबंधित, सिंचाई से संबंधित बना था, है ना, सिंचाई में सुधार के उपयोगों का अन्वेषण करने और सुझाव देने के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट है ना। आपसे पूछे अकाल आयोग, तो मैकडोनाल्ड, ठीक है। रेलवे आयोग भी बना था इसके समय में, और रेलवे आयोग भी बना था, और रेलवे आयोग के अलावा इसमें शिक्षा से संबंधित, यानी कि विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा संबंधित भी करजन ने कानून बनाए थे, ठीक है। तो सर कॉलिन स्कॉट मोनक्रीफ आयोग की नियुक्ति ये थी भाई आपके सिंचाई से संबंधित, सिंचाई से संबंधित, ठीक है भाई, याद रखने भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी दिया था मॉडर्न हिस्ट्री के टेस्ट में, आपके याद हो तो पहले भी दिया था मैंने क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप पढ़ लो एक बार और पॉज करके आंसर दो, फिर मैं बता रहा हूँ। वाड़ीवांस का युद्ध, वाड़ीवांस का युद्ध आते ही माइंड में दिमाग में एक बात आ जाती है, 1760 में हुआ था भाई, 1760 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? भारत के और फ्रांस के बीच में हुआ था, भारत के और फ्रांस के बीच में हुआ था। जो सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था उसके बीच का एक युद्ध था। देखो, अंग्रेजों के बीच में, फ्रांसीसियों के बीच में 3 युद्ध हुए, अंग्रेजों के बीच में, फ्रांसीसियों के बीच में 3 युद्ध हुए, जिनको हम आंग्ल कर्नाटक संघर्ष के रूप में जानते हैं, जिनको कर्नाटक संघर्ष भी बोला जाता है। पहले युद्ध में एक्सला सेपल की संधि हुई थी, दूसरे में पौंडीचेरी की, तीसरे में पेरिस की। पहले युद्ध के बीच में एक युद्ध, पहले संधि के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसको हम बोलते हैं सेंट थोमे अडियार का युद्ध, और दूसरे में पौंडीचेरी के युद्ध से पहले भी एक युद्ध हुआ था, उसको बोलते हैं अंबूर का युद्ध, और तीसरे में पेरिस की संधि से पहले एक युद्ध हुआ था जिसको हम बोलते हैं वांडीवास का युद्ध, ठीक है भाई। बात यहाँ तक पूरी हुई। तो पहला ऑप्शन देखो, ये अंग्रेजों और डचों के बीच लड़ा गया था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। अंग्रेजों और डचों के बीच में 1 साल पहले बेदरा का युद्ध लड़ा गया था, अंग्रेजों और डचों के बीच में 1 साल पहले बेदरा का युद्ध लड़ा गया था 1759 में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है भाई। दूसरा देखो, यूरोप में आरंभ हुए साप्ताहिक युद्ध ने इस युद्ध के लिए परिस्थितियां उत्पन्न की। हाँ, साप्ताहिक युद्ध चल रहा था 1756 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच में, तो ये स्थिति उत्पन्न की थी, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, इस युद्ध के बाद अंग्रेजों का भारत में कोई यूरोपीय प्रतिबंधी नहीं रहा, बिल्कुल ये भी बात सही है। डचों का सफाया बेदरा युद्ध में कर दिया, पुर्तगाली पहले से ही हटा दिए गए थे रास्ते से, अब ये डेनिश यहाँ पे थे नहीं, अब बचे आपके फ्रांसीसी, फ्रांसीसी को बोल दिया अब यहाँ पे राजनीति नहीं करनी है, किलों की किलेबंदी नहीं करनी है। हाँ, आपकी बस्ती दे दिया आपको, जाओ, आपको अपने क्षेत्र में जाओ, जो ये माहे पौंडीचेरी वाला क्षेत्र था, और अपना करो, अपने है ना, अपना व्यापार करो, लेकिन राजनीति नहीं करनी, व्यापार करो लेकिन राजनीति नहीं करनी, किलेबंदी नहीं करनी, ठीक है। अब अकेला अंग्रेज रह गया था, कोई यूरोपीय प्रतिद्वंदी इनका नहीं रह गया, ठीक है। तो दूसरा कथन और तीसरा कथन तो बिल्कुल सही है भाई, तो जब ये दोनों सही है तो 20 का राइट आंसर है भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18th क्वेश्चन, समाचार पत्र और उनसे संबंधित संस्थापक। बताओ भाई आंसर क्या है, आपको 10 सेकंड का टाइम है। स्वदेश मित्रम, वॉइस ऑफ इंडिया, बंगाली, किसके समाचार पत्र है? स्वदेश मित्रम किसका है भाई? सुब्रमण्यम अय्यर का है, सही बात है भाई। वॉइस ऑफ इंडिया किसका समाचार पत्र है? न्यूज़पेपर, ये है भाई दादा भाई नौरोजी का। किसका? दादा भाई नौरोजी का। बंगाली सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का, बंगाली किसका है? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का। और अगर मैं आपसे पूछूं अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, ठीक है। बहुत सारे पत्र हैं। देखो दोस्तों, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे मिडिवल हो, चाहे एंशिएंट हो, ठीक है,
कुछ चीज़ें ऐसी है जो एग्जाम में आनी ही आनी है, वे फिक्स हैं, उनको आप हटा नहीं सकते। जैसे समाचार पत्र आनी है, जितने याद हो सकते हैं कर लो भाई एग्जाम से पहले, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई, स्वदेश मित्रम सुब्रमण्यम अय्यर का सही है, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का है, जो कि गलत है। और बंगाली जो है वो है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का। तो पहला ऑप्शन ठीक है, यानी कि ए। नेक्स्ट है भाई हंटर आयोग से संबंधित, हंटर आयोग से संबंधित। ये हंटर आयोग कब आया था भाई, 1882 में, वुड्स डिस्पैच के बाद, 1854 के बाद में 1882 वाला आयोग आया था, हंटर आयोग। पहला ऑप्शन पढ़ लो भाई एक बार थोड़ा सा नीचे करके। माध्यमिक और महाविद्यालय शिक्षक के प्रत्यक्ष प्रबंधन से सरकार की वापसी, बिल्कुल सही बात है। प्राथमिक शिक्षा के नियंत्रण का जिले और नगर पालिका परिषदों को हस्तांतरण, और देशी भाषाओं के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा का विस्तार और सुधार। लगाइए वही राजनारंग आंसर इसका, ठीक है भाई। क्या होना चाहिए आंसर। तो दोस्तों जो कथन दिए गए हैं वुड डिस्पैच में, 1882 वाले में, 1917 वाले में, या आपका कर्जन के समय वाले में, 1929, 1944 वाले में, अंदर की बातें बहुत ध्यान से पढ़नी है। क्वेश्चन बनता है, ऑर्डर से भी बन जाता है कभी कभी। तो तीनों के तीनों कथन सही है, इसके पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी पढ़ लो भाई, ठीक है। और सारे के सारे ये आपके फर्स्ट पेपर में भी काम आएगा भाई, हायर एजुकेशन में, और सेकंड में भी, ठीक है। नेक्स्ट, महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कमला देवी चट्टोपाध्याय के संबंध में कथनों में से कौन सा सही है। वह प्रांतीय विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला थी, बिल्कुल सही बात है। मद्रास विधानसभा से चुनाव लड़ी थी लेकिन हार गई थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। दूसरा ऑप्शन, उन्होंने 1931 में भारत की महिलाओं के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया 1931 में भारतीय महिलाओं के अधिकारी। भाई सरोजिनी नायडू ने लिया था, किसने लिया था, सरोजिनी नायडू ने लिया था, गांधी जी के साथ गई थी, है ना। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने उसमें आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में नहीं लिया था, है ना, महिलाओं को, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला सही है, ओनली वन। नेक्स्ट 21, भीमराव अंबेडकर जी के संदर्भ में बताने हैं कौन कौन से कथन। अंबेडकर जी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस जी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सारे सारे करने होते हैं। पहला है, उन्होंने वर्ष 1930 में स्पष्ट कांग्रेस विरोधी एजेंडे के साथ अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस को संगठित किया, बिल्कुल बात सही बात है। अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस, इसका मतलब क्या समझे, कोई नई चीज़ नहीं है, वही है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड ये ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज वो वाला कांग्रेस वाला, है ना, ऑल इंडिया क्लास डिप्रेस्ड कांग्रेस वाला, ठीक है, यही है अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का भी। आप कुछ और सोचने लगो, ठीक है। सेकंड, दूसरा, उन्होंने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया, 30, 31, 32 तीनों में भाग लिया था भाई। थर्ड है, उन्होंने वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया, सही बात है, नहीं किया था भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन। चौथा, उन्होंने निर्धनों को और दलितों को संगठित करने के लिए स्वतंत्र श्रमिक दल इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में की थी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में की थी। चारों के चारों ऑप्शन ठीक हो गए भाई, ये तो चारों के चारों ऑप्शन ठीक हो गए, यानी कि डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय होम रूल लीग के आंदोलन के संदर्भ में कथनों पर विचार करने। पहला कथन है, 1915 के बंबई अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा होम रूल लीग की स्वीकृति प्रदान की गई, गलत बात है, 1915 के अधिवेशन में नहीं हुई थी। दूसरा, महात्मा गांधी अखिल भारतीय होम रूल लीग के सम्मिलित हुए और लीग की अध्यक्षता की। ये आपको लग रहा होगा कि ये गलत ऑप्शन है, ये आपको लग रहा होगा कि गलत ऑप्शन है भाई। इंडियन होम रूल लीग में सम्मिलित भी होते गांधी जी और अध्यक्षता भी की थी। कब की थी, 1920 में की थी। कब की थी, 1920 में की थी, यानी कि ओनली 2 इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह से संबंधित। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बिहार के चंपारण आने के लिए मनाया। हाँ भाई, ये राजकुमार शुक्ल ही थे जिन्होंने गांधी जी को बिहार के चंपारण आने के लिए मनाया था, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, चंपारण आंदोलन गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन था। कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिलेगी दोस्तों, बहुत ध्यान रखनी है चीज़, आप भूलने के भी नहीं और इम्पोर्टेंट भी है। चंपारण आंदोलन गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन नहीं था, पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। पहला असहयोग आंदोलन अगर आपसे पूछे, वो खेड़ा सत्याग्रह था। कौन सा था, खेड़ा सत्याग्रह था असहयोग आंदोलन। अगर आपसे पूछे पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा था, तो वो चंपारण सत्याग्रह था। पता लग गया ना भाई, दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा देख लो एक बार, बागान स्वामियों के साथ एक समझौते के तहत गांधी जी इस बात पर सहमत हुए कि बागान स्वामियों द्वारा की गई वसूली का केवल 25% किसानों को वापस लौटाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, 25% पे एग्रीमेंट हुआ था। अब आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन बनता है कि भाई चंपारण सत्याग्रह में 10 व्यक्ति संबंधित थे जो आपको याद रखने हैं, 10 व्यक्ति, ठीक है, 10 व्यक्ति कौन कौन थे वो आपको कमेंट बॉक्स में देखते हैं भाई,
किसने ये वीडियो पूरी देखी है, किसने अपने आंसर को अच्छे से चेक किया है, और किसने जो मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाया था 9th यूनिट पढ़ाई थी, किसने वो वीडियो अच्छे से देखी है कि 10 के 10 जो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित व्यक्ति थे एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। कौन लिखेगा कमेंट में, मैं देखूंगा भाई, उसकी मानूंगा हाँ वो बच्चा स्टूडेंट बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है। तो इसके कथन कौन कौन से सही है, पहला कथन सही है और तीसरा कथन सही है, ठीक है, डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। बस आपको इसका चंपारण सत्याग्रह से संबंधित व्यक्ति बताने आपको, ठीक है भाई। तो ये आपका टेस्ट था, अपना स्कोर सेंड करो दोस्तों, मिलाओ अपना स्कोर, कितना आपका स्कोर बन रहा है, और इसी तरीके से अपनी तैयारी बना के रखो। और आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप पूछ सकते हैं बेहिचक, ठीक है ना। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स और शुक्रिया।